नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। तो एनएमआर में केमिकल शिफ्ट क्या होती है? तो कोई भी सिग्नल है वो रेफरेंस से कितनी दूरी पर बनता है उसी को केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। तो रेफरेंस के रूप में अपने लिया जाता है टीएमएस। टीएमएस का मतलब टेट्रा मेथिलसिलिन। तो रेफरेंस के रूप में ये काम लिया जाता है टीएमएस, यानी कि टेट्रा मेथिल। टेट्रा मेथिल का मतलब 4 मिथाइल समूह है और सिलिकन है तो सिलिकन को सिलिन कहा जाता है। तो टेट्रा मेथाइल सिलिन टीएमएस को रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे कोई भी इस प्रकार से समझो आप कि जैसे ये मान लो कोई एनएमआर स्पेक्ट्रम है, ये टीएमएस का संकेत आया और टीएमएस के संकेत से किसी प्रोटॉन का संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो ये जो बीच की दूरी है उसी को क्या कहा जाता है? केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट क्या होती है, कब इसका मान ज़्यादा आता है, कब इसका मान कम आता है, कोई भी सिग्नल कहाँ प्राप्त होता है, यानी कि पोजीशन ऑफ सिग्नल, और शील्डिंग क्या होता है, डी शील्डिंग क्या होता है। आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि इस जो सिग्नल है उसका टीएमएस के नज़दीक बन जाना तो क्या कहलाता है? शील्डिंग कहलाता है, और इस संकेत का टीएमएस से दूर चला जाना डी शील्डिंग कहा जाता है। प्रोटॉनों की शील्डिंग किस प्रकार होती है, डी शील्डिंग किस प्रकार होती है, बात करते हैं। जो रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है वो अपने मुख्य है टीएमएस, टेट्रामेथिलसिलिन। यानी कि कोई सिलिकन है और सिलिकन के साथ 4 मिथाइल समूह जुड़े हैं तो इसे क्या कह देंगे? टेट्रामेथिलसिलिन। तो टोटल मिलाकर कितने हाइड्रोजन हो गए? टोटल मिलाकर हो गए 12 हाइड्रोजन, यानी कि 12 हाइड्रोजन हो गए। तो 12 हाइड्रोजन हो गए यानी कि 12 हाइड्रोजन है। ये 12 हाइड्रोजन हाईली शिल्डेड होते हैं। हाईली शिल्डेड जब भी शिल्डिंग होती है तो संकेत है वो इधर कम डेल्टा पर, यहाँ पर अपने डेल्टा पे माने तो ये 0 है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो जब भी शिल्डिंग होती है तो अपने शिल्डिंग वगैरह आगे सबके ध्यान में आ जाएगी। जब भी शिल्डिंग होती है तो संकेत है वो बहुत कम पर प्राप्त होता है, और टीएमएस है वो हाईली शिल्डेड होता है। हाईली शिल्डेड होने के कारण इसका उपयोग अपने रेफरेंस के रूप में काम में लेते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि टीएमएस का ही उपयोग क्यों किया जाता है रेफरेंस के रूप में, तो आप बताओगे कि ये हाईली शिल्डेड होता है। दूसरा ये बताओगे कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12 प्रोटॉन है, जिसके कारण इसका जो सिग्नल है वो अपने को दिखाई दे जाता है, बन जाता है। यदि प्रोटॉन कम होता है तो इसका सिग्नल छोटा आता है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो इसका सिग्नल क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके अलावा ये लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील करना चाहते हैं। जिस मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहता है उसके अंदर सॉल्यूशन बनाया, उसके साथ ये क्रिया नहीं करता है। तो टीएमएस है वो लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है, इसी कारण से इसका उपयोग होता है। और यह है किसी भी इसकी सोल्युबिलिटी आती है वो बहुत अच्छी होती है। ये चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, यानी कि ध्रुवीय विलायकों में भी विलयशील है और अध्रुवीय विलायकों में भी विलयशील है। पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, उन दोनों में क्या हो जाता है? ये विलय हो जाता है। इसके अलावा ये टूटता कम है। टूटता कम का मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये मुख्य रूप से 4 बातें ध्यान रखोगे आप कि टीएमएस का उपयोग रेफरेंस के रूप में क्यों किया जाता है। अब आप कि ये ध्यान में आ गया कि रेफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो इस मार्कर के बारे में बताना है तो ये रेफरेंस के रूप में ले लिया आपने लाल मार्कर। तो ये मार्कर अपने यहाँ से कहेंगे लाल मार्कर से कितना दूर है? 1 फुट दूर है, 2 फुट दूर है, तो इसके रेफरेंस में बता रही हैं तो वो रेफरेंस है। जैसे मान लो आप कहीं मार्केट में या कहीं पर खड़े हो तो आप अपनी पोजीशन कोई रेफरेंस देकर बताओगे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से
आधा किलोमीटर दूर हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज से, 1 किलोमीटर दूर हूँ, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज क्या हो गया, वो टीएमएस हो गया। यानी कि टीएमएस का मतलब रेफरेंस के रूप में आपने कोई गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दिया, तो इस प्रकार से रेफरेंस के रूप में अपने टीएमएस काम में लिया जाता है। तो पहला प्रश्न यही आएगा कि हाइड्रोजन की एनएमआर यानी कि प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर, इन दोनों में जो रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है वो क्या होता है, टीएमएस होता है। अब रेफरेंस, इसके अलावा सोलवेंट के रूप में क्या काम में लिया जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि सोलवेंट के रूप में क्या काम में लिया जाता है। तो सोलवेंट के रूप में CdCl3, D2O जिसको बाहरी जल कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DMSO आदि काम में लिए जाते हैं सोलवेंट के रूप में। तो सोलवेंट क्या होता है, विलायक। जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका एनएमआर स्पेक्ट्रम लेना है, तो उसको किसी विलायक में विलय कर अपने फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है। तो विलायक के रूप में काम क्या क्या लिए जाते हैं, तो कार्बन 13 होता है, उसमें तो हैवी वाटर D2O, D ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम 3 हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं उसमें एक ड्यूटेरियम है ये, और इस D2O को कहा जाता है भारी जल। प्रोटियम होता है तो इसको कहा जाता है H2O, वाटर अपने जो सामान्य काम में लेते हैं वाटर जल। अब इसके बाद आती है केमिकल शिफ्ट होता है, इसको केमिकल शिफ्ट को सामने डेल्टा से दर्शाते हैं। तो इस डेल्टा की यूनिट क्या होती है, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि डेल्टा की यूनिट यानी केमिकल शिफ्ट की यूनिट क्या होती है, तब आप ये बताओगे केमिकल शिफ्ट की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। अब आप कहोगे यूनिट लेस कैसी है, ये कोई फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी को मापा जा सकता है, तो इसको अपने डेल्टा ज्ञात करने का अपने अब पढ़ेंगे सूत्र क्या होता है, कैसे डेल्टा ज्ञात किया जाता है, डेल्टा पैमाना क्या होता है, टो पैमाना क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। केमिकल शिफ्ट ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम में लेंगे अपने। अब ये केमिकल शिफ्ट डेल्टा क्या होती है कि न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इनटू 10⁶ ppm, और इसका न्यू सैंपल और न्यू रेफरेंस को डेल्टा न्यू लिख दिया, बस इतना ही है। अब बात आती है न्यू सैंपल क्या है, जिस भी कंपाउंड का केमिकल शिफ्ट ज्ञात करना चाहते हैं, जिस कंपाउंड का केमिकल शिफ्ट ज्ञात करना चाहते हैं उनको चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है। ये कोई बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है, अपने एक चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसा होता है जो बाहर से लगाते हैं, तो ये बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है। अब क्या किया, जिसका भी अपने एनएमआर स्पेक्ट्रम लेना चाहते हैं उस पदार्थ को, जैसे अपने सैंपल रखा एक बार, तो यहाँ पर क्या रख दिया आपने, सैंपल रखा, और सैंपल का खुद का कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ तक भी कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई एटम है, उसका वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो एक बाहर से लगाया और एक इसने क्या करता है, खुद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अब इस पर क्या डालेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी की विकिरण डालेंगे। क्या डालेंगे अपने, क्या डाला, रेडियो फ्रिक्वेंसी की विकिरण डाला। तो अब रेडियो फ्रिक्वेंसी की विकिरण का कुछ पार्ट का क्या कर लेगा, ये अवशोषण कर लेगा, और जिस फ्रिक्वेंसी का ये अवशोषण करता है उसको क्या कह दिया, न्यू सैंपल। न्यू सैंपल क्या है, वह फ्रिक्वेंसी है जो रेडिएशन का सैंपल ने क्या किया है, एब्जॉर्प्शन किया है, यानी कि सैंपल ने जिस फ्रिक्वेंसी का अवशोषण किया है वो न्यू सैंपल है। इसी प्रकार फिर रेफरेंस के लिए देखेंगे, रेफरेंस ने जिस फ्रिक्वेंसी का अवशोषण किया है उसको न्यू रेफरेंस कह देंगे, और कितनी फ्रिक्वेंसी की डाली गई थी तो उसको ऑपरेटिंग, किस फ्रिक्वेंसी पर ये जो उपकरण है अपना काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो इस सूत्र की सहायता से अपने क्या निकाल लेंगे, डेल्टा निकाल लेंगे, जिसको अपने केमिकल शिफ्ट कहते हैं।
अब यदि जो रेफरेंस है, रेफरेंस के रूप में टीएमएस काम लिया जाता है। रेफरेंस के लिए डेल्टा का मान हमेशा शून्य है। रेफरेंस के लिए डेल्टा का मान शून्य है। और कोई भी अन्य प्रोटॉन है, यानी कि रेफरेंस डेल्टा का मान शून्य से कम नहीं हो सकता। बाई चांस कुछ एग्जाम्पल है, जैसे RLI है, लेकिन वो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो बाकी लगभग सभी कंपाउंड में प्रोटॉन का जो NMR सिंगल है वो 0 से ज़्यादा ही होता है। तो कितना हो सकता है? जैसे हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, पॉइंटों में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे डेल्टा का मान बढ़ता है तब अपने कहा जाता है उस प्रोटॉन की क्या हो रही है? डीसिल्डिंग हो रही है। अपने डीसिल्डिंग क्यों होती है अभी पढ़ने ही वाले हैं, इसके पश्चात अपने पढ़ेंगे डीसिल्डिंग क्या होती है, सिल्डिंग क्या होती है, इसको समझेंगे। एक बार ऐसे मानो आप डेल्टा का मान बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? सिल्डिंग होता है। और जो टीएमएस के नज़दीक फील्ड होता है उसको कहा जाता है अप फील्ड, और टीएमएस से दूर चला जाता है तो उसको कहा जाता है डाउन फील्ड। तो जैसे जैसे डेल्टा का मान बढ़ता जाएगा, इसी घटना को क्या कहा है अपने? डीसिल्डिंग। और डेल्टा का मान बढ़ने का डीसिल्डिंग को क्या कहा है? डाउन फील्ड का है, या अपने ऐसे कहते हैं विपरिरक्षण। इसका उल्टा यदि डेल्टा का मान कम होता जा रहा है तो इस घटना को क्या कहेंगे? सिल्डिंग से संकेत कहाँ आता है? अप फील्ड में आता है। जैसे मान लो किसी का संकेत यहाँ आ गया तो अपने ऐसे कहेंगे संकेत कहाँ पर आया है? अप फील्ड में है, डाउन फील्ड में है, तो इसको कहेंगे डाउन फील्ड में आया है। सिल्डेड है या डिसिल्डेड है? इधर आता है तो सिल्डेड, और इधर दूर चला जाता है, जितना टीएमएस से दूर चला जाता है तो इसको क्या कहेंगे? डिसिल्डिंग कहेंगे। और जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड की ओर जा रहा है। और जैसे कोई सिग्नल यहाँ आ जाता है किसी प्रोटॉन का तो इसे कहेंगे सिल्डेड प्रोटॉन है, और इसका संकेत क्या आएगा? अप फील्ड में आएगा। अब देखो डेल्टा का मान ही अपने को मुख्य रूप से याद करना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में डेल्टा का मान न देकर आपसे पूछ लिया जाता है टो का मान, तो डेल्टा का याद है तो टो का मान अपने आप ही याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा और टो का जो जोड़ है वो हमेशा 10 होता है। तो ऐसे ध्यान रखो, डेल्टा का मान 1 आया तो टो का मान 1 में कितना जोड़ेंगे? 10 हो जाएगी 9। डेल्टा का मान 2 है तो टो का मान 8। डेल्टा का मान 3 है तो टो का मान 7। तो ऐसे ध्यान रखो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार 10 तक, और भी आगे हो सकते हैं 10 से आगे। और टो का मान 10 के लिए 0, और इससे फिर डेल्टा का मान जैसे 11 हो गया तो टो का मान क्या होगा? -1। और डेल्टा और टो का जोड़ है वो हमेशा 10 होता है। डेल्टा और टो का जोड़ कितना होता है? हमेशा 10 होता है। अब इसके लिए एक अपने सुपर ट्रिक बनाई है। तो ये सुपर ट्रिक क्या होती है इसको समझो आप। अब ये एक सुपर ट्रिक होती है कि D समानुपाती D, ये 4 D है। अब ये पहला D क्या कहना चाहता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो प्रोटॉन कैसा, उसका संकेत कहाँ चला जाएगा? डाउन फील्ड में। उसका संकेत किधर चला जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसका संकेत दूर चला जाएगा, डाउन फील्ड की तरफ चला जाएगा। डाउन फील्ड की तरफ चला जाएगा तो डेल्टा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन में जिसके पास कमी होगी वो डाउन फील्ड में जाएगा, डाउन फील्ड में जाएगा। इस घटना को क्या कहा जाता है? डाउन फील्ड में जाने को ही तो डीसिल्डिंग कहा जाता है। उस संकेत की क्या होगी? डीसिल्डिंग होगी, और डीसिल्डिंग होगी तो डेल्टा का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि किसी प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब आप कहोगे प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये प्रोटॉन है, इसके पास मान लो कोई फ्लोरीन लग गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये खिंचाव बल इस बंद के इलेक्ट्रॉन पर पहुंचेगा। तो इस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई या वृद्धि? इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो सिग्नल कहाँ जाएगा? उच्च डेल्टा पर, यानी कि किधर चला जाएगा?
डाउन फील्ड में चला जाएगा तो इस संकेतों इस प्रोटॉन की क्या हो जाएगी, डीशिल्डिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो संकेत कहाँ गया, डाउन फील्ड में गया, और प्रोटॉनों की क्या हुई, डीशिल्डिंग हो गई, जिससे डेल्टा का मान क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे डेल्टा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही है तो डाउन फील्ड बहुत ही कम हो गया, यानी कि अब फील्ड की तरफ चला जाएगा, डीशिल्डिंग नहीं होकर शील्डिंग हो जाएगी, डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप एक ध्यान रखो, डी समानुपाती डी समानुपाती डी समानुपाती डी, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो संकेत की डीशिल्डिंग होगी और डाउन फील्ड में चला जाएगा, जिससे डेल्टा का मान बढ़ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखो। इसके अलावा ये भी ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, टीएमएस के लिए डेल्टा का मान तो शून्य होता है, या आप ऐसे ध्यान रखो कि टीएमएस के लिए टो कितना होता है, 10। देखो सभी में टी आ रहा है, टीएमएस टो 10, टीएमएस के लिए टो 10 होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे बोल जाते हैं कि डेल्टा के लिए 0 था, टो के लिए 0 था, तो आप इस प्रकार से ध्यान रखो, टीएमएस टो 10, टीएमएस के लिए टो 10 होता है। देखें तो एटम में एक न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ अपनी अक्ष पर भी स्पिन मोशन करता है। तो दो प्रकार की गति हो गई इलेक्ट्रॉन की, एक स्पिन मोशन और एक ऑर्बिट मोशन। तो इन दोनों गतियों के फलस्वरूप एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से एटम में एक एटम मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मॉलिक्यूल एटम से निर्मित होता है, तो मॉलिक्यूल है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। जब भी एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से लगाया जाता है, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाया जिसको क्या कहा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और एक जिसका भी अपने एनएमआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करना चाहते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड उसका भी होता है। यदि हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही हो सकता है बाहर से लगाए मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में हो। इसके आधार पर ये दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और डीशील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि यदि बाहर से लगाया मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर की दिशा में है, बाहर से लगाया मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की दिशा में है और जो मॉलिक्यूल द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से लगाए मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे मान लो बाहर से इतना लगा, विपरीत दिशा में इतना उत्पन्न हो गया मॉलिक्यूल के द्वारा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के मान में क्या आई है, कमी आई है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, शील्डिंग प्रभाव कहा जाता है। इस शील्डिंग प्रभाव से जो एनएमआर सिग्नल है वो टीएमएस के नज़दीक प्राप्त होते हैं, जिससे केमिकल शिफ्ट का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को कहा जाता है केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट का मान क्या आता है, कम आता है। और टीएमएस के नज़दीक के क्षेत्र को कहा जाता है अपफील्ड यानी कि उच्च क्षेत्र कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, शील्डिंग कहा जाता है। और डेल्टा का मान क्या आता है, कम आता है। इसके विपरीत यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही जो मॉलिक्यूल ने उत्पन्न किया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ था और जो मॉलिक्यूल है जिसका आपने एनएमआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करना चाहते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के मान में क्या हुई, वृद्धि हो गई। इस घटना को क्या कहा जाता है, डीशील्डिंग कहा जाता है।
और डीसिल्डिंग से जो NMR सिग्नल है वो TMS से, यानी कि TMS जो अपने रेफरेंस के रूप में लिया था उससे दूर प्राप्त होते हैं और केमिकल शिफ्ट का मान क्या आ जाता है, ज़्यादा आता है, बढ़ जाता है और संकेत कहाँ चले जाते हैं, डाउन फील्ड में चले जाते हैं। डाउन फील्ड अपने ये बताया था D समानुपाती D समानुपाती D समानुपाती D। ऐसा तब होता है जब किसी प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो कौन सी घटना घटती है, डीसिल्डिंग की घटना घटती है। तो देखो ये भी डी से शुरू है, डेफिशिएंसी है तो कौन सी घटना घटी, डीसिल्डिंग की घटना घटी। तो डेफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी डीसिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा होगी डीसिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। डीसिल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी तो डेल्टा का मान अधिक पर आएगा, यानी कि डेल्टा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। डेल्टा का मान बढ़ेगा तो जो सिग्नल है वो किस क्षेत्र में चला जाएगा, डाउन फील्ड में, अप फील्ड में। इधर वाले अप फील्ड करते हैं, इधर वाला डाउन फील्ड करते हैं, तो डाउन फील्ड में चला जाएगा। यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन समानुपाती डीसिल्डिंग समानुपाती डेल्टा और समानुपाती डाउन फील्ड। तो इस प्रकार से ये 4D ये अपने ऐसा मानो कि आपके लिए एक सुपर ट्रिक आ गई, इसके द्वारा आप ध्यान रखोगे तो बस बहुत ही मामूली सी चीज़ है शील्डिंग और डीशील्डिंग। शील्डिंग में क्या होता है कि बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और जो अणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है, जिससे प्रभावित चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आ जाती है, इस घटना को शील्डिंग कहा जाता है। जब बाहर से लगाई गई चुंबकीय क्षेत्र और अणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है तो रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र यानी कि प्रभावित चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे डेल्टा का मान बढ़ जाता है। इस घटना को डीशील्डिंग कहा जाता है। यहाँ पर डेल्टा का मान कम हो जाता है तो इधर वाली शील्डिंग है, इधर इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अपने बात कर रही हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्या होगा, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा जाएगा। बंद के इलेक्ट्रॉनों को क्या खींचा जाएगा, अपनी ओर खींचा जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मेथाइल फ्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है। फ्लोराइड है यानी कि फ्लोरीन है, उसकी En होती है वो 4 होती है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 होती है और इसी प्रकार ब्रोमीन की 2.8 होती है, इसकी 2.5 होती है। यानी कि इसके सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता 4 होती है, इसकी 3 होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। कैसे खींचेगा, देखो इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा इधर बना दूं, ये इस प्रकार से है हाइड्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ज़्यादा होने के कारण जो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फ्लोरीन के पास आ जाएंगे, बिल्कुल फ्लोरीन के पास आ जाएंगे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अब कमी को पूरा करने के लिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो बीच में रहने चाहिए थे वो किधर आ जाते हैं, कार्बन के नज़दीक आ जाते हैं और कार्बन के नज़दीक आने से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर हो गए, हाइड्रोजन से दूर हो गए यानी कि डिस्टेंस बढ़ गई हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजन के पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी। हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो इस प्रोटॉन के पास क्या हुई है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हुआ, इसका डेल्टा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डेल्टा के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा कमी आएगी, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर फ्लोरीन खींच रहा था, यहाँ पर क्लोरीन है, इतना नहीं खींच पाएगा तो इसके पास कम कमी आएगी तो डेल्टा का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो देखो इसका 4.26 था, इसका 3 हो गया। अब देखो ब्रोमीन और कम खींच पाएगा,
आयोडीन बहुत कम खींच पाएगा, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा होगी प्रोटॉनों के पास, उसका डेल्टा उतना ही ज़्यादा होगा। डेल्टा ज़्यादा होने का अर्थ है कि संकेत कहाँ चले गए, डाउन फील्ड में चले गए, और इस घटना को क्या कहा था, डीशिल्डिंग कहा था। यानी कि डी समानुपाती डी वाला रूल काम आ जाएगा, यानी कि प्रोटॉनों के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो डेल्टा का मान बढ़ेगा, डीशिल्डिंग होगी और संकेत है वो डाउन फील्ड में चला जाएगा। डाउन फील्ड का अर्थ है ये डीएमएस है, और संकेत कहाँ प्राप्त होगा, दूर प्राप्त होगा, इससे मान लो यहाँ पर प्राप्त हो गया, यानी कि डेल्टा का मान क्या है, बढ़ा है, केमिकल शिफ्ट का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि प्रोटॉनों के पास जितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उतनी ही ज़्यादा डीशिल्डिंग होगी, और डीशिल्डिंग होगी तो डेल्टा का मान बढ़ जाएगा और संकेत कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड की तरफ चला जाएगा। तो थैंक्स। अपने एनएमआर का नया वीडियो बनाएंगे, उसमें ये संकेत है वो किस प्रकार से, विपाटन किस प्रकार से होता है उनका, और भी काफ़ी बातें पढ़ेंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, और भी अपने अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने मित्र दोस्त हैं उनके पास भेजो।